स्टार्ट किया जाए। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्या किए थे बात? खाली टाइप्स ऑफ फोर्स। तो मतलब कोई मतलब का चीज था नहीं, बस थोड़ा बहुत उसमें एक काम का बात यही था कि नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन और स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन ये सब कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ओके ओके। तो आज हम लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करना है। उसमें हम पहला एक चीज आपको पूछना चाहेंगे कि इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व। क्या होता है इनर्शिया? हाँ बताइए आशीष बाबू। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में ही रहेगा कोई ऑब्जेक्ट जब तक उसका एक्सटर्नल फोर्स ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में ही रहेगा। इस मतलब इसमें इनर्शिया कहाँ है? इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है। मैचिंग। हाँ देख रहे हो, एक चीज तो कम से कम मैच कर रहा है। इसमें इनर्शिया कहाँ से आ गया? हाँ इनर्शिया क्या है? हाँ प्रॉपर्टी वर्ड यूज कर लियो रे। ठीक। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक गुण है नहीं जो क्या जिसकी वजह से क्या होता है, उस गुण की वजह से क्या होता है? स्टेट ऑब्जेक्ट के दो स्टेट, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना? तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, या दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना? मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यस और नो? तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना नहीं चाहता है, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को भी बदलना, अगर बदलाव करना चाहोगे तो उसका विरोध करता है। बदलाव करना चाहोगे तो उसका विरोध करे। इट अपोजेस द चेंज। सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन व्हाट? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। माने ऑब्जेक्ट की दो अवस्थाएं हैं जो उसका नेचुरल अवस्था कहलाएगा। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट के रेस्ट अवस्था को तुम मोशन में लाना चाहोगे तो ये ऑब्जेक्ट अपोज करेगा। ये ऑब्जेक्ट अपने किसी गुण की वजह से, उस गुण का ही नाम इनर्शिया है। या ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब इसका स्पीड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट। दोनों में से कुछ भी बदलना चाहोगे या दोनों का दोनों बदलना चाहोगे, या तो स्पीड बदलना चाहोगे या डायरेक्शन बदलना चाहोगे या दोनों बदलना चाहोगे। तो ऐसा करना अगर चाहोगे तो ऑब्जेक्ट अपोज करेगा। ऑब्जेक्ट उस बदलाव का अपोज करेगा, विरोध करेगा। और अपोज करने का जो वो टेंडेंसी है या जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। देखो यार, नेचर जो है वो फिजिक्स उसमें इनबिल्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रेस्ट मोशन के लिए बात करें, हर जगह ये नेचर में होता है कि जहां भी तुम चेंज करना चाहोगे, चेंज लाना चाहोगे तो देयर विल बी सर्टेन रेसिस्टेंस, है ना? कुछ अपोजिशन तो होगा। जैसे तुम आराम से सोए हुए हो सुबह 5:30 पौने 6 में और पहुंच गए, बोला जी उठो योगा करने चलो, तो तुम क्या करोगे? अपोज करोगे, नहीं, कंबल हटाने ही नहीं दोगे। तो अपोज जो वो कर रहा है दैट इज ड्यू टू
इनर्शिया, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। एक आलस्य का प्रॉपर्टी है। इनर्शिया बेसिकली आलस है। इनर्शिया क्या है? जहां है वहीं मस्त है, वहां से बदलाव नहीं चाहेंगे। इज दैट ओके? तो इनर्शिया क्या है? आलस्य है। इनर्शिया क्या है? आलस की वजह से आदमी अपना जो भी स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। तो इनर्शिया को डिफाइन कर दो। तुम सब तो बढ़िया इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए हो। अरे एक मिनट, अरे भाई साहब, डीएवी, हाँ जल्दी बोलो। दी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू, अरे बाप रे बाप, वर्च्यू ऑफ विच इट opposes the change in its state of rest or change in its state of यूनिफॉर्म मोशन। वैसे तो यूनिफॉर्म मोशन अपने आप में ही सफिशिएंट वर्ड है, बट फिर भी हम इन स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज दैट ओके? जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। ये सब तो 9th क्लास का डेफिनेशन है ना बच्चों। बोलो प्यारे बच्चों। सुनो ना, हम पढ़ाते पढ़ाते मान लो कि कभी ये अपने से रेड हो गया या बंद हो गया तो तुरंत बोल देना, नहीं तो हम पढ़ाते रहेंगे, उधर आवाज नहीं आएगा, ऐसे आएगा। फिर सबको लगेगा कि क्या ही पढ़ा रहा है ये। जल्दी लिखो। आज बैटरी कम था इसका, इसीलिए हो सकता है कि डाउन हो जाए। आगे बढ़ूं? बोलो बोलो बच्चों। आगे बढ़ें? पक्का? मास क्या होता है? मास, व्हाट इज मास? मास क्या होता है? द्रव्यमान, हाँ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान बोलते हैं। नहीं, अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द्रव्य। हाँ, सो बेसिकली, लेकिन ये तो ठीक ही डेफिनेशन है, कोई गलत डेफिनेशन नहीं है। बट हम लोग तो 11th में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत सुंदर डेफिनेशन चाहिए हम लोगों को, नहीं? तो सुंदर डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, इनर्शिया एक गुण है। इनर्शिया एक गुण है। जैसे हमारे क्लास में 2 बच्चे हैं, हमारे क्लास में 2 बच्चे हैं। किसको बोले? तो बुरा नहीं मानना है इन सब बातों का, ठीक? चलो, तो एक बच्चा है ए और दूसरा है पी, ठीक है? अब तुम सोचो, ए को रेस्ट से 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाना है, मान लो 1 सेकंड में, और पी को भी रेस्ट से 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाना है। किसको पहुंचाने में आसानी होगा, किसी में कष्ट होगा? ए वाले केस में आसान होगा, और पी वाले केस में, क्योंकि पी जो है वो बहुत हेल्दी है और ए जो है वो बहुत है ना, सिकुड़ा हुआ है ना, दुबला पतला है ना। तो बेसिकली अगर हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं ना, हेल्दी वाले बच्चे को मोशन में लाना चाहते हैं, तो वो उसको मोशन में लाना ज्यादा कष्टकर है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा विरोध कर रहा है, वो ज्यादा अपोज कर रहा है। और जो दुबला पतला बच्चा है उसको 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाना आसान है ना? सेम टाइम में हम कह रहे हैं तो आसान है। क्यों? क्योंकि वो विरोध कम कर रहा है। क्यों विरोध ज्यादा कर रहा है हेल्दी बच्चा? क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है। और ये कम विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास इनर्शिया कम है। और देसी भाषा में हम कह सकते हैं कि उसके पास मास ज्यादा और इसके पास मास,
इनर्शिया नॉर्मली एक प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम इनर्शिया को क्वांटिफाई कर देते हैं, किसी नंबर से दिखाने लगते हैं, तो उसका नाम हो जाता है मास। उसका नाम हो जाता है मास इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को जब हम क्वांटिफाई करना मतलब समझते हो, मात्रा दे देना, उसको अमाउंट दे देना, नंबर्स और यूनिट्स दे देना। तो इनर्शिया को जब हम क्वांटिफाई कर देते हैं, मतलब कोई नंबर से दिखाने लगते हैं, देन दैट इज मास। इज दैट ओके? ये तुम कह सकते हो कि प्रियराज का इनर्शिया ज्यादा है, अंपु का इनर्शिया कम है, क्योंकि वो हेल्दी है और ये दुबला पतला है। लेकिन अगर हम उसको मास के टर्म में बोले, इनर्शिया को अगर हम क्वांटिफाई करें तो बोलेंगे कि उसका मास है 670 kg और इसका मास है 54 kg, है ना? तो चूंकि उसका मास ज्यादा है इसीलिए इनर्शिया भी ज्यादा है। तो मास को बोलो क्या लिखें? दी measurement of inertia is called mass। जल्दी लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन, ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ज्यादातर बात तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लिखेंगे खाली, तुम देखोगे खाली, क्योंकि ये सब 9th क्लास का रिपीट टेलीकास्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस चीज के बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट इनर्शिया। इट टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टॉक्स अबाउट इनर्शिया, बट क्या बात क्या करता है? वही कहता है कि इनर्शिया जैसे अपोज करता है ना, उसी चीज के बारे में कहता है कि चूंकि अपोज करता है इनर्शिया, तो कोई ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा? हमेशा रेस्ट पे है तो अनंत काल तक रेस्ट पे रहना चाहेगा, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अनंत काल तक चलते रहना चाहेगा, जब तक कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मजबूर ना करे चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? अवस्था चेंज करने के लिए। सो क्या है मतलब इसका? क्या लिखेंगे बताओ? an object at rest will an object at rest or in uniform motion will continue to be at rest or in uniform motion unless it is will continue to be at rest or in uniform motion unless it is compelled by मतलब मजबूर किया जाए, compelled by an एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है क्या? यही ना? इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई लिखने का जरूरत नहीं है, सब तो जानते ही हो ना। बोलो आगे बढ़े। तो इसमें जब 9th क्लास में थे तो यही सब पढ़ते होगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पढ़ते हुए कोई रेस्ट पे है, जैसे कि गाड़ी रेस्ट पे, अचानक से गाड़ी चला तो हम पीछे झुक जाते हैं, नहीं। और फिर अगर गाड़ी चल रही है, अचानक से गाड़ी रुकी तो आगे झुक जाते हैं। या हम आराम से बैठे हुए गाड़ी पाया टर्न ली तो हम, ताकि हम तुरंत हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहेंगे, हम इधर नहीं मुड़ेंगे। यस और नो? सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, है ना? इनर्शिया की वजह से ये सब होता है। आपको फेमस है 9th क्लास में बोला जाता होगा कि एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख देते हैं, उस पर कॉइन रख देते हैं, अब बड़ी तेजी से कार्डबोर्ड को मारते हैं तो सिक्का सीधे नीचे गिर जाता है, इसलिए क्योंकि वो रेस्ट पे है तो चाहता है रेस्ट पे ही रहें, और कार्डबोर्ड भाग जाता है। खैर ये सब बात तो 9th का है। आगे बढ़े, चलो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स क्या कहता है जी? F इज इक्वल टू
हाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, क्या बोलता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम is equal to rate of change of linear momentum is equal to rate of change of linear momentum. yes or no? माने अगर मैथमेटिकली लिखे तो एफ नेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. व्हाट इज पी? लीनियर मोमेंटम मतलब m इंटू, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, डी एम इंटू भी बाई. अच्छा, यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल. तो क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी. ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कंप्लीट एक्सप्रेशन है. लेकिन इसमें हम लोग 9th क्लास में स्पेशल केस पढ़ते हैं. क्या स्पेशल केस पढ़ते हैं? इफ मास इज कांस्टेंट, किसी सिस्टम का अगर मास कांस्टेंट हो, तो अगर मास कांस्टेंट होगा तो डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा, देन डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू 0. तो डीएम बाई डी टी 0 हो जाएगा तो एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम इंटू डीबी बाई डी टी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन. तो 9th में तो यही पढ़े थे, एफ बराबर एम ए. लेकिन एफ बराबर एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक स्पेशल केस है. कब यूजफुल है, जब मास कांस्टेंट. यस और नो? तो लिख लो जरा, जल्दी लिखो. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चा, एक मिनट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बड़ा ही ह्यूमन लॉ है ये, मतलब फिजिक्स में जितना वैलिड है आम जीवन में मोर और लेस उतना ही वैलिड है. हमको क्या कहता है ये लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड एक मिनट. तो ये क्या कहता है हिंदी में कि हर क्रिया के विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है. यहाँ पे एक्शन रिएक्शन क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है, here एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स फोर्स. यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या है, हाँ, ये और कोई बात नहीं और कुछ भी नहीं. दोस्ती हम कर रहे हैं तो भी हमसे उतना ही दोस्ती करेगी, नहीं, संभव नहीं है. दुश्मनी भी नहीं, माने इट इज ऑलवेज about force. So here action and reaction stands for, here action and reaction stands for force, stands for force. ठीक, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको. अच्छा, इसमें कुछ जरूरी बात सब भी जान लेते हैं, नहीं तो मैंने इसमें बहुत आदमी फंसता है. पहला बात यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन सेम बॉडी. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी. अच्छा, हमको पढ़ा लेने दो, तुम बाद में पढ़ाना. एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी. नहीं, मेरे मतलब ऐसे मारे ना, तो मेरे हाथ पे कुछ फोर्स लगा और गाल पे कुछ फोर्स लगा, तो हाथ पे जो फोर्स लगा नॉर्मल दैट इज एक्शन, या गाल पे जो फोर्स लगा दैट इज एक्शन, और उसका रिएक्शन मेरे हाथ पे लगा. तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगा ना, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे नहीं लगता है. तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब जिस समय पे एक्शन लग रहा होगा उसी समय पे रिएक्शन लग रहा होगा. दूसरी बात, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑफ सेम नेचर. एक्शन एंड रिएक्शन forces are of same nature.
सेम नेचर का क्या मतलब हुआ? जैसे समझते हैं, शुड आई, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये अर्थ है, ठीक है? तो सन अर्थ को अपनी तरफ खींचती है किसी फोर्स एफ से, तो अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींचेगा सेम फोर्स एफ से। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो एक्शन फोर्स जो है वो कैसा है? ग्रेविटेशनल, और रिएक्शन फोर्स भी जो है वो कैसा है? ग्रेविटेशनल। वो भी कैसा है? ग्रेविटेशनल। इज दैट ओके? जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज तुम लोग जान रहे हो, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ किसी एफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को भी पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ किसी एफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ये सुन, ये दोनों जो है दोनों का दोनों कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रिक। एक्शन और रिएक्शन है दोनों इलेक्ट्रिक का है। जैसे अगर हम मान लीजिए आपसे ऐसा बोले कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ, इस पर एक ब्लॉक है, इस पर एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक को अर्थ किधर खींचेगा? नीचे की तरफ। फिर भी ये नीचे नहीं जाएगा, इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नहीं? कौन सा? यस और नो? अब एक बात बताओ कि क्या ये नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? नॉर्मल और एमजी, एन एंड एमजी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। शॉर्ट में लिख दिए यार पेयर। देखो ये सही अलग बात है कि ये रुका हुआ होगा तो नॉर्मल और एमजी दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर है डायरेक्शन, तो इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यहाँ पे एक और बात लिख लेना है, एक्शन एंड रिएक्शन हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात तो सही है, लेकिन इसके ऊपर जो बात लिखा हुआ है कि दोनों सेम नेचर का होता है, ये दोनों सेम नेचर का नहीं है। यहाँ पे है क्या दोनों सेम नेचर का? नॉर्मल का आत्मा में कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, और एमजी का दोनों अपोजिट नेचर का हो गया, सेम नेचर का। दूसरी बात कि यहां पर एक और बात बोला गया कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन, जबकि यहाँ एमजी और नॉर्मल दोनों किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे ही लग रहा है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? जैसे अगर हम मान लेते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ है और इसके ऊपर हम लोग बना दिए हुए हैं एक ब्लॉक, इसके ऊपर रख दिए हुए एक ब्लॉक, ठीक? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ब्लॉक को अर्थ इधर की तरफ खींच रहा है, कितने से? एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ खींच रहा है ब्लॉक को कुछ फोर्स से, और जो ये अर्थ है इस अर्थ को भी ऊपर खींचा जा रहा है सेम फोर्स से, मैग्नीट्यूड के सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, ठीक है क्या? अर्थ ब्लॉक को नीचे खींच रहा है एफजी से, अब ब्लॉक अर्थ को ऊपर खींच रहा है एफजी से। अब जब ये खींच रहा है तो ये नीचे धरती के पास सरफेस पे गया, मतलब सरफेस पे ही है, अलग अलग बनाया है हालांकि। अब क्या होगा कि ये एफजी की वजह से नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन बीच में कौन आ जा रहा है? यहाँ वाला सरफेस। तो सरफेस क्या कर रहा है? इस पे क्या कर रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, है ना? सरफेस इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? कौन लगा रहा है? अर्थ का सरफेस। और उसका रिएक्शन जो है वो लग रहा है अर्थ के सरफेस पे, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। यस और नो? ये एफजी और ये एफजी दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये वाला एफजी जो कि ब्लॉक पे लग रहा है नीचे और अर्थ पे लग रहा है ऊपर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। और ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल और अर्थ पे लगने वाला नॉर्मल, ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, इज दैट ओके? बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया?
छापो, ये वाले छाप लिए थे आप लोग, जल्दी छापिए। बच्चों मैं ये कहूँगा ना कि आपको ये भी ये वाला बात भी केवल लिख लेना है कि इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा जो काम का चीज है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम जानने से पहले सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स about different forces, some important points about normal reaction, नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटी, इन तीनों पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और तब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तुम समझ रहे हो नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नेचर में होता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है इस चैप्टर में। जैसे अगर ये ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है और ग्रेविटी प्रेजेंट है तो ब्लॉक को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, है ना, और ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। यस और नो? नॉर्मल रिएक्शन कब आता है पिक्चर में? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में, जब दो सरफेसेस, तो पहला बात नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज अ या नॉर्मल रिएक्शन कम्स इनटू द पिक्चर when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होगा तब नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जो है ये एक तरीके का पुशिंग फोर्स है, ये हमेशा धक्का देता है, खींचता नहीं है। इट इज अ pushing force, it acts from surface of contact, from surface of contact towards the body, towards the body, surface of contact से body के तरफ लगता है, and it acts perpendicular to line of contact, it acts perpendicular to line of contact, line of contact के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। सुनिएगा मेरी बात, एक मिनट सर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के, तो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल किधर लगेगा? ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगेगा इसके परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे, है ना। और ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लगेगा? ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लगेगा? नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस और नो? ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर और ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे। तुम देखो तो अगर तुमको बोलते यहां खड़ा होकर ऑब्जेक्ट को पुश करो तो किधर करते तुम? ऊपर, टुवर्ड्स दी बॉडी। इट एक्ट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ कांटेक्ट टुवर्ड्स दी। तो अगर हम बोलेंगे कि बॉडी ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, तो ब्लॉक की तरफ नॉर्मल लगेगा ऊपर। अब बॉडी अगर अर्थ है तो अर्थ की तरफ नॉर्मल लगेगा। यस और नो? और सरफेस लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ कांटेक्ट के, क्या ये सारा बात सही है? नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब कांटेक्ट होता है। ये कैसे है? पुशिंग है। आपको नॉर्मल का डायरेक्शन सोचना है तो सोच लीजिए कि लाइन ऑफ कांटेक्ट पे खड़े होके ब्लॉक को धक्का दो तो ऊपर लग देना पड़ेगा, सरफेस को धक्का दो तो नीचे, और धक्का भी कैसे दो? सरफेस के परपेंडिकुलर। यस और नो? तो इट इज अ पुशिंग फोर्स, इट एक्ट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ कांटेक्ट टुवर्ड्स द बॉडी। पुश करने के लिए हमेशा हमको बॉडी के तरफ फोर्स लगाना होता है, पुल करने के लिए बॉडी से दूर, तो बॉडी के तरफ लग रहा है। यहाँ पे बॉडी कौन है? ब्लॉक, और यहाँ पे बॉडी कौन है? अर्थ। यस और नो? इज दैट ओके? और ये परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट है। लाइन ऑफ कांटेक्ट कौन सा लाइन हुआ? ये, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर है। इज दैट ओके? लिख लो इतना बात। सुनिएगा,
खाली नॉर्मल बनाना है, खाली नॉर्मल। एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ थीटा एंगल पे, ब्लॉक पे नॉर्मल बताओ और जो इंक्लाइन प्लेन है उस पे नॉर्मल बताओ। ठीक है, वैसे बता देंगे, बना देंगे, कोई बात नहीं। ये लिखिएगा, दोनों उस पे भी, स्फीयर पे भी नॉर्मल निकालिए, दिखाइएगा किधर किधर है। सुनिएगा, इस ब्लॉक पे अगर हम नॉर्मल दिखाना चाहें इस ब्लॉक पे, तो नॉर्मल किधर होगा? कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक बड़ा दिक्कत बच्चा लोग को होता है कंपोनेंट लेने में कई बार। तो एक लाइन याद रखिएगा कि अगर किसी दो लाइन के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल, क्या बोले हम? तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल, जैसे इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल, और ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर माने वर्टिकल, और ये लाइन क्या है? इंक्लाइन का परपेंडिकुलर, है ना? तो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच भी एंगल, इन दोनों के बीच भी एंगल, यस और नो, बोलो। अच्छा, तो कभी भी अगर जरूरत होगा एन का कंपोनेंट वगैरह लेने का तो ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला भी एंगल थीटा होगा। वैसे आप बहुत आराम से इस बात पे, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल थीटा, यस और नो, लिख लो। यहां पे अगर देखोगे तो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां से एक नॉर्मल मिलेगा n1, और ये एक लाइन ऑफ कांटेक्ट है, यहां से एक नॉर्मल मिलेगा n2, है ना? ये वाला एंगल कितना होगा? इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच 30 डिग्री, तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल 30 डिग्री। ये इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल 60 डिग्री, तो इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल 60 डिग्री, यस और नो, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? एक इंक्लाइन है यहाँ से थीटा एंगल पे, और ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर, है ना? और इसके बीच भी एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल, तो ये वाला तो 90 डिग्री, ये थीटा। और हम बोल रहे हैं कि दोनों नॉर्मल दिखाओ, इस पे दो जगह कांटेक्ट ना, तो दोनों जगह से नॉर्मल दिखाओ। करेक्ट, लेकिन एंगल भी दिखा लो, नहीं तो कंपोनेंट लेने में बहुत दिक्कत होती रहता है। देखिए तो जरा, यहां से एक नॉर्मल आएगा, ये वर्टिकल वाल है तो इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल जाएगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना? और एक मिनट यहां देख लो, यहां से अगर एक नॉर्मल जाएगा तो n2, ये इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल थीटा, तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, इनके बीच भी एंगल थीटा, इनके बीच भी एंगल थीटा,
तो ये N1 हॉरिजेंटल और ये N2 एंगल थीटा पे। ओके, लिख लो। तो नॉर्मल के बारे में सब बात कर लिए। नॉर्मल कैसा फोर्स? कांटेक्ट तो है ही, बट पुलिंग की पुशिंग? पुशिंग मतलब वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट से बॉडी के तरफ, सरफेस ऑफ कांटेक्ट से बॉडी के तरफ, यस और नो? और कांटेक्ट लाइन के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट लाइन के। तो जैसे यहाँ पर कांटेक्ट लाइन के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इधर होता तो पुलिंग होता कि पुशिंग होता? पुलिंग हो जाता ऑब्जेक्ट पे, और इधर जाता पुशिंग। और हाँ, अगर हम इस इंक्लाइंड पे देखें तो इंक्लाइंड पे नॉर्मल किधर लगेगा? इधर, है ना? वो क्या है? पुशिंग है ना? इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंशन। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंशन। टेंशन के बारे में कुछ जरूरी बातें। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। इट एक्ट्स फ्रॉम और इट एक्ट्स away from the body, away from the body, but along the string, but along the string, string के along। ठीक है, देखो जरा। अच्छा, ये बॉडी दो बार हो गया, बट along the string। ठीक है, थोड़ा सा देख लें। चलो, जैसे ये छत है, उससे एक रस्सी बंधा हुआ और एक ब्लॉक बंधा हुआ। ठीक ठीक, तो ब्लॉक पे, हाँ ब्लॉक पे mg तो ऑब्वियसली ठीक है, mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगा? काहे ऊपर? रस्सी के लाइन में, लेकिन बॉडी से अवे, बॉडी से। अब यहीं पे रस्सी बंधा हुआ है, तो या तो नीचे लगेगा या ऊपर। नीचे लगता तो टुवर्ड्स दी बॉडी हो जाता, ऊपर है तो अवे फ्रॉम। अच्छा, अगर रस्सी पे बोलते यहां पर टेंशन बोलो तो वही टेंशन डाउनवर्ड, यस और नो? अच्छा, इस रस्सी का अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में देखते तो, अगर इसी रस्सी का टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान टेंशन बदल जाएगा, कुछ T2 हो जाएगा मान लीजिए, लेकिन अबे किधर हो गया? यहाँ पे ऊपर, है ना? और सीलिंग पे टेंशन देखते तो काहे कि सीलिंग के लिए अबे हो गया नीचे। समझ में आया बात? पक्का? देखो, यहाँ ये T था तो ये T, और यहाँ T2 तो ये T2 जुड़ा हुआ है ना। हम पहले यहाँ पे एक बार बनाए हैं BD, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर फोर्स टेंशन बनाए हैं रस्सी पे ऊपर और सीलिंग पे नीचे, और यहाँ पे बनाए हैं रस्सी पे नीचे और ब्लॉक पे ऊपर। तो जिस बॉडी का देखते हैं, जिस बॉडी के ऊपर टेंशन देखते हैं उससे अवे। तो इसमें किसके ऊपर देख रहे हैं? ब्लॉक पे, तो ब्लॉक से अवे। इसमें किस पे देख रहे हैं? रस्सी पे, तो रस्सी से अवे। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? छाप लीजिए, हो गया है। जैसे मान लीजिए ये थीटा एंगल और ये θ1 एंगल नहीं, और ब्लॉक का M। तो इस ब्लॉक पे एक तो लग जाएगा mg, एक तो लग जाएगा, और इधर लग जाएगा एक, नहीं नहीं, इधर लग जाएगा T2 और इधर
दैट ओके? अब ये हो गया ना, कोई दिक्कत? छाप लो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। अच्छा, ग्रेविटी के बारे में भी चर्चा करना है क्या? एक बार तो किए ही हुए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी ज़्यादा बोलना होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो एक लाइन लिखा होंगे, इट एक्ट्स अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक जरूरी बात क्या है? एक्ट्स अलोंग वर्टिकली, याद है हम लोग कंपोनेंट वगैरह भी याद है, मैंने इंक्लाइन पे रखे थे तो कंपोनेंट वगैरह भी तोड़े थे। तो इस पे ज़्यादा चर्चा करें? जैसे अगर हम यहाँ पे धरती पे रख दिए ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग जाएगा, और मान लीजिए कि थीटा एंगल पे रख दिए तो mg फोर्स नीचे लग गया। नहीं, हाँ, अब अगर तोड़ने उड़ने, अच्छा ये वाला एंगल अगर बोले इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचे, ये एंगल थीटा, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला, इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात करें। आगे बढ़ने दो भाई। ओके, शुड आई? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the forces acting on the body is called FBD, is called FBD। ऑन द बॉडी को अंडरलाइन कर लेंगे, ऑन द बॉडी को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब कोई बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सेस को दिखा देंगे तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो अगला 10, 15, 20 मिनट जो है सो हम लोग खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले बनाएंगे उसमें mg और नॉर्मल होगा, फिर बनाएंगे तो उसमें mg और टेंशन होगा, फिर बनाएंगे तो mg भी होगा, नॉर्मल भी होगा, और इज दैट ओके? तुमको टेंशन तो नहीं हो रहा? चलो, ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक, ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक। यार देखो, असली कष्ट जो होता है लोगों को ये फ्री बॉडी डायग्राम में ही होता है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारा क्लियर नहीं है तो एनएलएम में कष्ट ही कष्ट है। ये 4 kg है और ये 2 kg है, रखा हुआ है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दोनों का FBD बनाइए। ये 4 kg है, इसके नीचे 6 kg है और इसके ऊपर 2 kg है। ठीक है बच्चों, और ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इसमें 2 kg 4 kg का बनाइए और इसमें 2 kg 4 kg 6 kg का। जल्दी बनाइए, आराम आराम से। हाँ, 2 kg वाले का देख लो, एकदम साफ ही मने उल्टा पुल्टा सब हो गया है। ध्यान से देखो, यहीं से समस्या शुरू होता है लोगों का। 2 kg, तुम ही सोचो ना, 2 kg वाले पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, सोचो पहले। हाँ, एक तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, है ना? तो ग्रेविटी इस पे नीचे लग रहा होगा। 2 ये नीचे जाना चाह रहा होगा, लेकिन जाना चाह रहा होगा तो उसको 4 kg का अपर सरफेस आ गया होगा,
4 kg का अपर सरफेस किधर फोर्स लगा देगा इस पे? उसका नाम बोल देते हैं N1। सुनिएगा, इस 2G का रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? इस 2G का रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? अर्थ पे, जिसका हम एफबीडी बना ही नहीं रहे। इसीलिए इस 2G का रिएक्शन कहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि ये 2G इस पे कौन लगा रहा है? धरती, जो किसके नीचे है ना। धरती का एफबीडी बनाते तो उस पे एक 2G लिखते, लेकिन वो अब नहीं, हम उसका एफबीडी बना ही नहीं रहे। इज दैट ओके? अच्छा, 4 kg का 2 kg पे N1 कौन लगा रहा है? 4 kg का टॉप सरफेस। तो 4 kg का एफबीडी बनाने के समय पे सबसे पहला काम क्या करेंगे पता है? सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस N1 का रिएक्शन फोर्स बना देंगे नीचे की तरफ। इस N1 का रिएक्शन फोर्स बना देंगे नीचे की तरफ, और 4G और 4G नहीं, धरती भी खींचेगा इसको। अब ये दोनों इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे में अर्थ सरफेस को मिल जा रहा है। अर्थ सरफेस इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, पुशिंग फोर्स नहीं, यहां से बॉडी की तरफ। जैसे यहां पर देखोगे N1 क्या है? टुवर्ड्स द बॉडी है ना। ये N1 क्या है? टुवर्ड्स द बॉडी है ना। बोलो। अच्छा, इस N2 का रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? अर्थ। अगर अर्थ का एफबीडी बनाते तो लगता, यस और नो? अर्थ का अगर एफबीडी बनाते तो अर्थ के एफबीडी में क्या क्या आता? इस N2 का रिएक्शन फोर्स और 2G और है ना जी। बोलो जी। लेकिन ये बनाना नहीं। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अब जरा इसके बारे में बताओ, यहाँ पे क्या क्या बनाओगे? आशीष बताएगा, बताओ। 2 kg पे धरती खींचेगा कितने से? 2G से। इसका रिएक्शन फोर्स धरती पे लगेगा, लेकिन अभी बनाना ही नहीं। और 2G धरती खींच रहा है तो ये नीचे जा क्यों नहीं रहा? यहाँ पे 4 kg का टॉप सरफेस इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, किधर? उसका नाम 4 kg बनाए। 4 kg का एफबीडी बनाने के टाइम पे सबसे पहला, एक मिनट, ये तो 2 kg का था ना, ठीक है। 4 kg का एफबीडी बनाने टाइम पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? N2 नहीं, इस N1 का रिएक्शन फोर्स, N1 2 kg पे N1 किधर लगा? ऊपर, तो वो 4 kg को नीचे दबा रहा होगा, कितने से? इक्वल एंड ऑपोजिट, यस और नो? प्लस धरती भी इसको नीचे खींच रहा होगा, कितने से? और ये दोनों नीचे खींच भेज रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे, क्योंकि 4 kg के नीचे में एक सरफेस है, कौन है? 6 kg का टॉप सरफेस। वो इस पे किधर फोर्स लगाएगा? N2 है ना। बोलो। इसके तुरंत बाद किसका एफबीडी बनाएंगे? 6 kg। 6 kg का एफबीडी जब बनाएंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? जो N2, कई बार लोगों को लगता है कि ये N1 और N2 दोनों लग रहा होगा इस पे नीचे, नो। जो N2 इस 6 kg 4 kg पे जितना नॉर्मल लगाया उतना ही इस पर नीचे लग जाएगा, यस और नो? और 6G लगेगा। ये दोनों इसको नीचे ले जा रहा होगा, लेकिन नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है, वो इस पे एक N3 लगा रहा। इस N3 का रिएक्शन फोर्स किस पे जाएगा? ग्राउंड। क्या किस पे जाएगा? इज दैट ओके? पूरा एकदम क्लियर है? ये सब चीज नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत होगा। ओके, जल्दी लिख लो, जल्दी। चलो, अगला बीडी हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखते जाना बाबू, सॉरी। ये दो दीवार हैं, ठीक। ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। ये एंगल 37 डिग्री है। यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, 5 ही न्यूटन का लगाते हैं।
ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं ड्रॉ एफबीडी ऑफ बोथ ब्लॉक, ड्रॉ एफबीडी ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एफबीडी बनाइए जल्दी बच्चा। तो अगर हम ये 4 kg वाले का एफबीडी बनाएंगे तो यहां पर कौन सा है, 2 kg वाला ना, बताओ तो जरा 4 kg वाले का क्या क्या बनाएंगे, किधर किधर फोर्स होगा, नीचे की तरफ 4G ना, और यहां से N1, ठीक है, और यहां से क्यों नॉर्मल आएगा, क्योंकि जब ये 5 न्यूटन इसको दबा रहा होगा तो यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, तो यहां पर एक ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा 90 डिग्री पे, नहीं, इसका नाम हम लोग दे देंगे N2। अच्छा कोई बता पाए ये एंगल कितना डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, यस और नो, इस N2 का एक cos 37 ऊपर होगा और sin 37 लेफ्ट वर्ड होगा, है ना, वो sin 37 इसको दबाना चाह रहा होगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा दीवार और दीवार इस पर एक नॉर्मल देगा, नहीं इस दिशा में, उसका नाम हम लोग देते हैं N3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। अब जरा बताओ ये 2 kg का क्या होगा, नीचे की तरफ 2G। अच्छा हम तो कहेंगे कि जब भी बनाओ ना तो जब ये N2 है तो फर्स्ट पहला काम करो कि N2 का रिएक्शन बना लो, इधर आ जाएगा N2 90 डिग्री पे, और इस लाइन के साथ कितना एंगल बनेगा, ये लॉजिक क्या है, इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल 37, तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर के बीच भी 37 डिग्री, यस और नो, और इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, यस और नो। कुछ बच गया क्या, बच गया ना, यहां से ना, क्या चीज उसको नाम दे दे N4, ठीक, क्लियर हो गया। कंपोनेंट वगैरह लेना होगा तो N2 का इधर ले लेंगे cos 37, इधर ले लेंगे sin 37, इस N2 का इधर ले लेंगे cos 37 और इधर ले लेंगे sin 37, यस और नो, पक्का, लिख लो। आगे बढ़े, तुम लोग बना लिए थे क्या ऐसा, ठीक। 2 और क्वेश्चन, (53 डिग्री और ये 10 kg। इस सब सवाल को हम लोग वापस करेंगे, अभी खाली बोल रहे हैं ड्रॉ एफबीडी ऑफ स्फीयर, ड्रॉ एफबीडी ऑफ स्फीयर। आराम आराम से रोक रोक करके बनाइए। ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री, और फिर से ये 10 kg, इस 10 kg का और इस 10 kg का, दोनों परिस्थिति में एफबीडी बनाइए। बच्चे मन के सच्चे, जल्दी बताओ, इस 10 kg पे धरती माता किधर फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ वर्टिकली, तो इधर दिखा दे 10G। अच्छा यहां से एक नॉर्मल आएगा, कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर जाएगा इधर, है ना, अच्छा इसका नाम हम लोग देते हैं N1। तो खाली एक बात बता दो कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा,
क्योंकि इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच 53, तो इंक्लाइन का परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल लाइन है 53 डिग्री। यस और नो? थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं 10 kg को। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन सिर्फ यही दो लगेगा क्या? नहीं, ये N1 का एक कंपोनेंट तो ऊपर लगेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल में इसको दबा रहा होगा, तो यहाँ वाला दीवार भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा N2, किस दिशा में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस और नो? बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो 10 kg है नीचे नीचे 10G। यस और नो? और ऐसे ही नॉर्मल जाएगा। यहाँ वाला नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बना देगा बुआ? इसका नाम N1 दे देते हैं, ये एंगल, और ये 10G तो नीचे, और यहाँ वाला नॉर्मल जो N2 है वर्टिकल के साथ कितना एंगल? यस और नो? बाकी इक्विलिब्रियम कंपोनेंट तोड़ना ये सब चीज तो हम लोग आगे करेंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी? आज हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा हमको रिवाइज करा दो। आज तो बहुत सिंपल सिंपल बात पढ़े। इनर्शिया का मतलब पढ़े, मास का मतलब पढ़े, तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़े, फिर नॉर्मल के बारे में जरूरी बात पढ़े, टेंशन के बारे में जरूरी बात पढ़े, और अभी एफबीडी बनाना सीखे, लेकिन एफबीडी में सिर्फ और सिर्फ एमजी और नॉर्मल। तो कल हम लोग एफबीडी में एमजी और टेंशन भी पढ़ेंगे, और फिर आगे भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। ठीक है, कल इक्विलिब्रियम खत्म करेंगे। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, छोटे से समय अंतराल में ठीक ठाक खींचा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं, अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय।